दुनिया में ऐशो आराम और शानो शौकत का दूसरा नाम अगर कुछ है तो वो है दुबई। समंदर के ऊपर बसाया गया पाम आइलैंड हो या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, कमाल के आर्किटेक्चर और हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट्स दुबई के लिए नई बात नहीं है। जब अथाह पैसा हो तो क्या कुछ किया जा सकता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दुबई। यहाँ टेम्परेचर भले ही 45 से 50 डिग्री के बीच रहता हो, लेकिन यह ऐसी जगह है जहाँ आप स्नो पार्क और स्कीइंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं, सब कुछ पैसे के बल पर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ नजर आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा है। असल में ये बेहद हाई प्रोफाइल शहर पूरी तरह से रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पीने के पानी का कोई भी नेचुरल सोर्स अवेलेबल नहीं, और इसीलिए दुबई पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की एक आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। आज अपने इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि दुबई आखिर इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए पानी का इंतजाम किस तरह से करता है। साथ ही ये भी समझाएंगे कि आने वाले वक्त में यह आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी हमारे देश भारत के लिए कैसे एक बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के 7 अमीरातों में से एक है। इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे शहरों में शुमार किया जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बन चुके इस शहर का अपना एक ऐसा आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग इसके तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न नजर आने वाला यह शहर अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। दरअसल दुबई एक सूखे हुए रेगिस्तान के ऊपर बसा है, जहाँ पीने का पानी एक कतरा भी मौजूद नहीं था। और तो और यहाँ बारिश भी पूरे साल में सिर्फ 5 से 10 बार ही होती, जो शहर की पानी की परेशानी को दूर करने के लिए नाकाफी है। अब वैसे तो समुद्र के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन समंदर का पानी होता है खारा, जिसे पिया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी ले तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि दुबई आखिर पीने के पानी का इंतजाम करता कैसे? तो दोस्तों, दुबई के अंदर पानी को फिल्टर करने के लिए बहुत से बड़े बड़े डिस्टिलेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से समंदर के खारे पानी से नमक को दूर करके उसको पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दिन रात चलने वाले इन प्लांट्स को बेशुमार एनर्जी की जरूरत पड़ती है और खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इन प्लांट्स में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा 60 से $65 यानी कि लगभग 4500 रुपए तक का होता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतना ज्यादा खर्चा झेलना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं। लिहाजा दुबई सरकार भी किसी ऐसे सोल्यूशन की तलाश में थी जो इस खर्चे को कम कर दे, और फिर दुबई को यह सोल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के तौर पर हासिल हुआ। दोस्तों, आप में से कई लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में तो पहले ही से ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो समझ लें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पानी से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कैसे करता है और ये टेक्नोलॉजी आखिर किस तरह से काम करती है, ये समझने से पहले हम आपको बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। दोस्तों, सूरज की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है तो फिर वो पानी गर्म होता है और फिर भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसलिए भाप ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। पानी की इन बेहद छोटी छोटी बूंदों को इंग्लिश में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की प्योर फॉर्म होती है। पानी के ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। बेहद छोटी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्की भी होती है और ये नीचे जमीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक कि ये आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों का रूप न ले ले। अब चूंकि ये पानी की प्योर फॉर्म है, इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़ती भी नहीं है। लेकिन जब इन ड्रॉपलेट से धुएं या फिर धूल के कण टकराते हैं तो फिर ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रह जाती और फिर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती। फिर जैसे ही इनका वजन बढ़ता है तो फिर ये बूंदों की शक्ल में ग्रेविटी की वजह से नीचे जमीन पर गिरने लगती, जिसे हम रेन या बारिश कहते हैं। गाइस, ये तो था नेचुरली बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को अमेरिकी साइंटिस्ट विल्सन शेफर्ड ने साल 1946 में डेवलप किया गया था। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब ड्रॉपलेट्स आपस में जोड़ते हैं तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। ऐसा करने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ये जमीन से भी स्पेशल किस्म के जनरेटर की मदद से बादलों में भेजा जाता है। अब जब ये रासायनिक कंपाउंड बादलों में जाता है तो फिर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल देता है, जिससे बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों को आर्टिफिशियल रेन के लिए फोर्स करती है। ये भी जान लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दशकों से काफी सक्सेसफुली किया भी जा रहा है। अब हम आपको बता दें कि दुबई आखिर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किस तरह से करता है।
दरअसल दुबई सरकार ने दुबई की हजर माउंटेन्स में खता नाम का एक डैम बनाया हुआ है। जब समंदर से उठने वाले बादल हजर माउंटेन्स में जाते हैं तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग करता है, और जब इस क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों पर बारिश होती है तो बारिश का वो पानी पहाड़ों के नीचे बहते हुए समंदर में जाने के बजाय इसी खतर डैम के अंदर जमा हो जाता है। फिर इस जमे हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। अब जहां डिस्टिलेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्च 4500 रुपए के आसपास आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से यह काम सिर्फ 70 से 75 रुपए में हो जाता है। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से दुबई अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतजाम कर लेता है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। गाइस, क्लाउड सीडिंग यूं तो एक बहुत ही मददगार टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुनिया के और भी कई हिस्सों में अच्छे कामों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1955 से 1975 के बीच लड़े गए वियतनाम वॉर में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था, एक खतरनाक वेपन के तौर पर। दरअसल अमेरिका के जंगी विमान हर साल मानसून के सीजन के दौरान वियतनाम के बादलों में क्लाउड सीडिंग किया करते थे, जिससे वहां पर ताबड़तोड़ बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी मुसीबतें बढ़ जाती थी, और इस वजह से सारे रास्ते जाम हो जाते थे। इसका असर वियतनाम की मिलिट्री सप्लाईज पर पड़ता था, जो अक्सर पूरी तरीके से ठप पड़ जाती थी। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोपाई नाम दिया था। अब यूं तो अमेरिका इस हथियार का निशाना सिर्फ वियतनाम की फौज को ही बनाना चाहता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे। इसलिए साल 1976 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन नाम की एक संधि बनाई गई थी, जिसमें कि यह तय किया गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध के दौरान इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस संधि पर कुल 78 देशों ने साइन किया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, आखिर में ये भी समझ लीजिए कि ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है। असल में भारत के इस डर की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है। चीन का यह कहना है कि वो वेदर मॉडिफिकेशन की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने पर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जिससे कि साल 2025 तक वो अपने 1/3 देश के मौसम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेगा। इस टेक्नोलॉजी को लेकर चीन इतना ज्यादा सीरियस है कि सिर्फ रिसर्च पर ही वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर चीन अपने इस प्रोग्राम में कामयाब हो जाता है तो उसके वेदर कंट्रोल करने का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़ेगा। खासतौर से कश्मीर और लद्दाख जैसे कई सारे इलाके इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा आशंका तो ये भी है कि अगर चीन के हाथ में मौसम का इतना बड़ा कंट्रोल आ गया तो फिर भारत के जो हिस्से चीन के बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां पर चीन अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकता है या फिर रुकवा भी सकता है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि नेचर, प्रकृति अपने हिसाब से और एक पैटर्न के तहत काम करती है। इतिहास गवाह है कि इंसानों ने जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो फिर उसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आए हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि मामला हाथ से ही निकल जाए। तो दोस्तों, प्रकृति से खिलवाड़ और क्लाउड सीडिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इसे बंद कर दिया जाना चाहिए? क्या इस पर वैश्विक बैन नहीं लगा देना चाहिए? क्या वेदर कंट्रोल करना इंसानों के पक्ष में होगा या हमारे विरोध में चला जाएगा, हमारे अगेंस्ट चला जाएगा और मानव जाति को समाप्त कर सकता है? क्या विचार हैं आपके? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये सवाल दुनिया भर के लोगों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सबका दिल से धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।